जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हम लोग अम्ल यानी एसिड के विषय में विशेष तरीके से उसके जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि अम्ल क्या होता है और उसके क्या क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, ये विस्तार से हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो इस वीडियो में लिंक मैं डाल दूंगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि क्षार क्या होता है, बेसिकली बेस क्या होते हैं। तो देखिए, बेसिकली बेस एक ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे मतलब कि मैटर होता है जिसको जब हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो OH माइनस को क्या कर देता है, अपने आप से सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। तो उसी को हम लोग क्षार बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक कंटेनर ले लिया है, उसमें हमने पानी डाल दिया है, तो पानी के अंदर जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो क्या करेगा, OH माइनस आयन को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो वैसा ही पदार्थ जो जल में उड़ेलने पर यानी कि जल में डालने पर हाइड्रोक्साइड माइनस आयन को अलग कर देता है, उसी पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, यानी कि क्षार बोलते हैं। ठीक है, अब आइए इसके फिजिकल प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि क्षार के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। तो देखिए, जब इसको चखेंगे ना, क्षार को जब चखेंगे ना, टेस्ट करेंगे तो स्वाद में कड़वा लगेगा, लेकिन सभी क्षार को मत चखिएगा, नहीं तो मुंह आपका सड़ जाएगा, जल जाएगा। मतलब कि बहुत से क्षार ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं, कसैला बहुत ही कड़वा होता है, जहरीला भी होते हैं। ठीक है, तो सभी क्षार को आप चखने मत लगिएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट में बीटर होते हैं यानी कड़वे होते हैं। ठीक है, उसके बाद से इनको जब टच करके देखेंगे तो साबुन के जैसा चिकना महसूस होंगे, स्लिपी होंगे, और साबुन के जैसा फिसलन महसूस होंगे। ठीक है, तो ये स्लिपी होते हैं। उसके बाद से दे गिव्स अस हाइड्रोक्साइड माइनस आयन, ये तो जान चुके हैं कि जब इनको पानी के अंदर डालेंगे तो OH माइनस आयन को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इसलिए इसको क्षार कहा गया। ठीक है, उसके बाद से देयर एक्वा सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब हम पानी के अंदर किसी भी क्षार को डाल देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है, जो एक्वस बनेगा, ठीक है, वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, उसमें से विद्युत प्रवाहित हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग, जैसे मान लीजिए ये एक बेस है, ठीक है, ये एक बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो पोटेशियम प्लस आयन अलग हो जाएगा और OH माइनस आयन अलग हो जाएगा, पूरा जल आयनित हो गया, क्योंकि उसमें आयन के रूप में जो है, जो यह फार्मूला यानी कि जो ये घटक थे पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड, ये अलग हो चुके हैं आयन के रूप में। और बेसिकली जब आयंस जब रहेंगे ना, तो वही विद्युत के सुचालन में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब कोई भी चीज आयनित होता है तो उसमें विद्युत अच्छा से प्रवाहित किया जा सकता है। तो इसमें जो है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आ गए, इसलिए इसमें से विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है। ठीक है, आयंस जब भी रहेंगे या फिर कोई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसमें विद्युत अच्छे से प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, इसलिए विद्युत के अच्छा सुचालक होते हैं। अब चलिए क्षार के बेसिकली क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं वह जान लेते हैं। क्षार की केमिकल प्रॉपर्टी को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्षार भी कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, क्षार दो टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं क्षारक, एक को बोलते हैं क्षार। अब क्षारक किसको कहते हैं, यानी कि किसको बेस कहेंगे और किसको अल्कली कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो जल में नहीं घुलेंगे, ठीक है, जो बड़ी धीरे धीरे घुलते हों या न के बराबर घुलते हों, उनको बोलते हैं क्षारक। जैसे कि हो गया फेरस हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, ये बड़ी धीरे धीरे घुलते हैं। ठीक है, बड़ा जल धीरे धीरे हाइड्रोक्साइड को अलग करेंगे। ठीक है, और एक होता है अल्कली, जिसको क्षार बोलते हैं। क्यों कहते हैं इसको क्षार? जो जल में घुलनशील होते हैं। तो देखिए, जो क्षार जल में बड़ा तेजी से घुलनशील, हजाक से हाइड्रोक्साइड आयन को अलग कर दे अपने आप से, बड़ा तेजी से घुल जाए पानी में, उनको बोलते हैं क्षार अल्कली। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, अब हम लोग विशेष रूप से एक साथ क्षार ही बोलेंगे, और अब इनके केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो बेसिकली हम लोग लैब में जो बड़ी तेजी से क्रिया करते हैं, यानी कि एक तरह से बोले अल्कली वाले क्षार का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि अध्ययन करने में हमें थोड़ा आसानी हो जाए, जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा तभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर पाएंगे। जो धीरे धीरे घुल रहा है, धीरे धीरे रिएक्शन कर रहा है, उसको साइड में रखते हैं। ठीक है, उसको जल्दी हम लोग नहीं लेते हैं। तो इसलिए अब हम लोग जो है केवल क्षारों के ही विशेष जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी जान लेते हैं क्या, कि जब बेस का रिएक्शन किसी एसिड से कराते हैं, यानी कि अम्ल से कराते हैं, तो हमें साल्ट और वाटर प्राप्त होता है, यानी लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे कि मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक ले लेते हैं, ये हो गया हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक हो गया क्षार। और दूसरा ले लेते हैं एसिड, जैसे कि मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो रिएक्शन होगा तो बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड यानी CCl। ठीक है, और प्लस में बनेगा वाटर यानी H2O। यह केमिकल प्रॉपर्टी पहला है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। देखिए, जब बेस का रिएक्शन आप लोग अधात्विक ऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्या जी, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ कराएंगे तो फिर भी वो तब भी जो है हमें क्या मिलेगा, हमें जो है साल्ट और वाटर का निर्माण होगा, साल्ट एंड वाटर मिलेगा। देखिए कैसे, साल्ट एंड वाटर मिलेगा। आइए देखिए कैसे, देखिए
धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति, थोड़ा थोड़ा अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। और धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं, वो तो पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं। तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इस तरह से एक तरह से यही रिएक्शन दोबारा हो गया, क्या? क्षार और अम्ल का रिएक्शन। तो क्षार और अम्ल का रिएक्शन होता है तो हम जानते हैं कि लवण और जल का निर्माण होता है, यानी साल्ट एंड वाटर का निर्माण होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी वैसा ही निर्माण होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ अधात्विक ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड लिखना चाहिए था। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जब बेस का रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड यानी अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया होगा तो साल्ट एंड वाटर का निर्माण होगा। जैसे कि मान लीजिए हम एक ले रहे हैं, जैसे कि हम एक क्षार ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी AOH। ठीक है, इसका रिएक्शन अधात्विक एक ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी अधातु होता है, ऑक्सीजन भी अधातु होता है। तो कार्बन का ये ऑक्साइड है तो ये अधात्विक ऑक्साइड है, ये ना ये धातु नहीं होता है, कार्बन धातु मेटल नहीं होता है। ठीक है, ये अधात्विक ऑक्साइड है। इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो बनेगा बाबू, क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा, यानी कि Na2CO3 का निर्माण होगा और प्लस में H2O का निर्माण होगा। क्या होगा? H2O यानी कि जल का निर्माण होगा। देखिए थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन को। देखिए सोडियम यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी हम लोग 2 लगा लेते हैं। ठीक है, तो 2 सोडियम हो जाएगा, फिर उसके बाद से 2 ऑक्सीजन और हाइड्रो, मतलब कि एक तरह से बैलेंस हो गया। ठीक है, 2 सोडियम हो गया, यहाँ पर भी 2 सोडियम हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 हो गया, 2 4 हो गया। इधर देखिए ऑक्सीजन 3 हो है कि 4 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग हम सिखा चुके हैं। तो यह हो गया दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी आप किसका? बेस का। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर दे हम। देखिए तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग जाने जा रहे हैं क्षार के विषय में। तो देखिए कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो धातुओं के साथ रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन गैस देते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है और बनाता है हाइड्रोजन गैस। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये सोडियम एल्यूमिनेट कहलाता है। अंडरस्टैंड? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा चौथा तो आप जान ही चुके हैं कि जब इसको हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देता है। ठीक है, और ये जानते ही हैं कि जब लाल लिटमस पेपर को किसी भी क्षार में डुबाते हैं तो लाल लिटमस पेपर नीला में बदल जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब चलिए हम लोग कुछ और विशेष अम्लों और क्षारों के विषय में जान लेते हैं। कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन कौन वीक एसिड होता है, कौन कौन स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कौन कौन वीक क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, चलिए देखिए बहुत बार प्रश्न आता है कि प्रबल अम्ल बताइए, दुर्बल अम्ल बताइए, फिर प्रबल क्षार बताइए और दुर्बल क्षार बताइए। तो आइए हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए जो हचाक से हाइड्रोक्साइड माइनस आयन त्याग देगा उसको बोलेंगे प्रबल क्षार। क्या कहेंगे? प्रबल क्षार। जो बड़ी तेजी से हाइड्रोक्साइड माइनस आयन को क्या करेगा? अलग करेगा, उसको प्रबल क्षार कहेंगे। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जब पानी में इसको घोलेंगे तो बड़ी तेजी से हचाक से हाइड्रोक्साइड माइनस आयन को क्या कर देगा? अलग कर देगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा। पूरा जो विलयन होगा वह क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जब उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो कहेगा ओ मेरी जाति का इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, हम भी आयंस के रूप में आओ आओ बहाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये विद्युत का बढ़िया सुचालक हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, उसके बाद चलिए वीक बेस जान लेते हैं, दुर्बल क्षार। तो देखिए ये जो होते हैं ससुरा, इनको जब पानी के अंदर घोलेंगे तो धीरे धीरे हाइड्रोक्साइड माइनस आयन को क्या करेंगे? अलग करेंगे, बड़ी धीरे धीरे घुलेंगे, बड़ी धीरे धीरे OH को अपने से अलग करेंगे। तो इसलिए इनको वीक बेस बोला जाता है, यानी कि दुर्बल क्षार कहा जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। यह एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एग्जाम में इस पर 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, अब चलिए समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, यानी कि प्रबल अम्ल क्या होता है। तो बिल्कुल उसी तरह यह भी प्रबल अम्ल है। जो हचाक से H+ आयन अलग करे पानी में घोलने पर उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद से HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये जब इनको पानी के अंदर घोलते हैं तो बड़ी तेजी से H+ आयन को क्या कर देते हैं? अपने आप से अलग कर देते हैं और पूरी तरीके से क्या हो जाता है? घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। ये पूरा विलयन आयनित हो जाता है, यानी कि आयंस के रूप में जब अलग हो जाएंगे तो आयनित नहीं हो जाएगा। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहाते हैं तो कहते हैं ओहो मेरी जाति का इलेक्ट्रॉन बहते हुए आ रहा है, चलो विद्युत मेरी जाति का बहते हुए आ रहा है, चलो इनके साथ हम भी इलेक्ट्रिक को बहाते हैं। तो इसलिए ये विद्युत को बढ़िया से बहने देते हैं अपने में से, इसलिए इनको कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। वीक एसिड क्या होता है? देखिए दुर्बल क्षार।
इसके विपरीत जो धीरे धीरे H प्लस आयन को अपने आप से अलग करेंगे, जुदाई जुदाई कभी आए ना जुदाई, धीरे धीरे जो अलग करें H प्लस को, उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। जैसे कि देखिए, दुर्बल अम्ल जो होते हैं जनरली जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं, और स्ट्रांग जो एसिड होते हैं, यानी कि स्ट्रांग जो एसिड होते हैं, जो मतलब कि जिनको प्रबल अम्ल कहते हैं, इनको जो है बनाया या तो प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है या प्रकृति के रूप में निर्जीव वस्तुओं से, जैसे चट्टानों से, खनिज लवणों से क्या किया जाता है, इनको प्राप्त किया जाता है। ये किसी जीवित चीजों से नहीं प्राप्त होंगे। प्रबल अम्ल जो होते हैं वे हमेशा जीवित चीजों से ही प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि जीवित चीजों ने उल्टा बोल दिया, प्रबल अम्ल जो होते हैं वो किसी भी जीवित प्राणी से प्राप्त नहीं होंगे, वह जो निर्जीव वस्तु होते हैं जैसे कि चट्टान हो गया, खनिज लवण हो गया, वहां से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन जनरली यह देखा गया है कि जितने भी जीवित प्राणी हो गए, जैसे कि चाहे प्लांट हो गया या फिर चींटी उटी हो गया या फिर कोई जीवधारी हो गया, उनसे जो अम्ल प्राप्त किए जाते हैं वे दुर्बल अम्ल होते हैं। ये धीरे धीरे H प्लस को अलग करते हैं अपने आप से। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में फार्मिक एसिड यानी कि HCOOH, यह जो है मधुमक्खियों में पाया जाता है और चींटियों में पाया, लाल चींटी जो होती है उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। फिर एसिटिक एसिड CH3COOH, यह भी क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। इसको भी जब पानी के अंदर घोलेंगे तो बड़ा धीरे धीरे H प्लस आयन को अलग करेगा। लैक्टिक एसिड आप लोग जानते हैं, दही में जो पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, उसका फार्मूला होता है, लिखे नहीं है हम यहाँ पर, CH3CHOH फिर CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का क्या है, फार्मूला है, ठीक है। CH3CHOH फिर COOH, यही इसका फार्मूला है, लिख देते हैं। लैक्टिक एसिड का भी फार्मूला देखिए, लैक्टिक एसिड का फार्मूला CH3CH फिर OH और COOH, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है। ये भी जो होते हैं ये भी दुर्बल अम्ल ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल जान चुके हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार जान चुके हैं, समझ में आ गया है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको नहीं बताएगा, यह जो होता है ऑक्जेलिक एसिड है, ये टमाटर में पाया जाता है, COOH का होल ट्वाइस, ये ऑक्जेलिक एसिड कहलाता है, टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो जनरली हम देख रहे हैं कि जो प्लांट में या फिर कोई जीवित प्राणी में पाया जा रहा है अम्ल है, वो क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। ये बड़ी धीरे धीरे हाइड्रोजन प्लस आयन को क्या करता है, जली विलयन में अलग करता है, इसलिए ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रकृति में पाए जाने वाले एसिड के विषय में हमने लिख दिया है, वो कौन कौन से होते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, जो किसी प्लांट्स में या फिर किसी जीवधारी में पाए जाते हैं, जो एक तरीके से कहा जाए तो वीक एसिड होते हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए कौन कौन से, नींबू और संतरा, ये प्लांट से ही पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें होता है साइट्रिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है C6H8O7, ठीक है। उसके बाद से चींटी और मधुमक्खी, यह भी एक प्रकृति का ही वस्तु है, एक जीवित प्राणी है, इसमें पाया जाता है फार्मिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है HCOOH, ये बहुत ही मतलब विषैला होता है, ठीक है। उसके बाद से सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है, इसका फार्मूला होता है CH3COOH, यह भी एक वीक एसिड है, ठीक है। दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है CH3CHOH का OH फिर इसके बाद से COOH, यह सिरका का फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद से कच्चा आम और इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड, जिसका फार्मूला है C4H6O6, ठीक है। उसके बाद से टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, जिसका फार्मूला है COOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि कौन कौन से प्रकृति में पाए जाने वाले दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड हैं, ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये इसमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है एग्जाम में, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लवण के विषय में, यानी साल्ट के विषय में। तो देखिए, लवण बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो उदासीन होता है, ना ही अम्ल होता है ना ही यह क्षार होता है, ठीक है। इसमें ना क्षार का गुण होता है ना ही अम्ल का गुण होता है, ये एक तरह से उदासीन लवण होता है, ठीक है। और ये बनता कैसे, तो देखिए, यह जो है अम्ल यानी एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से यह बनता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक ले लिया है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब ऐसे होता है जिसमें पूरी तरीके से अपना हाइड्रोक्साइड आयन भी त्याग देगा और अम्ल जो होगा अपना पूरी तरीके से H प्लस आयन त्याग देगा। पूरी तरीके से जब टूट के एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक न्यूट्रल वाला एक यौगिक बना लेते हैं, उदासीन अणु बना लेते हैं, उसको बोलते हैं साल्ट यानी लवण। तो देखिए, इन दोनों का उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ तो साल्ट यानी लवण यानी कि NaCl का निर्माण हुआ और H2O का निर्माण हुआ। तो यही जो कंपाउंड बना है, यौगिक बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं लवण यानी कि साल्ट, या उदासीन एक प्रकार का कंपाउंड है, पदार्थ है, ठीक है। देखिए, साल्ट भी कई प्रकार के होते हैं, यानी लवण भी कई प्रकार के होते हैं, केवल उनके विषय में आप लोगों को परिचय कराना है हमें, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए नहीं कहा है NCERT ने। जो हम लोग पढ़ते थे
अब वो निकाल दिया गया है, आप लोग के सिलेबस में नहीं है। केवल हम परिचय करा देते हैं कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक होता है नॉर्मल साल्ट, जिसको हम लोग सामान्य लवण कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलकर के एक सामान्य लवण बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बनाया था, अभी हम लोग देख चुके हैं। और वीक एसिड रहेगा तो वीक बेस भी रहेगा, तो इनका जब रिएक्शन होगा तो भी सामान्य लवण ही बनेगा, क्योंकि जो लवण बनेगा उसमें ना ही अम्ल का प्रॉपर्टी बचेगा और ना ही क्षार का प्रॉपर्टी रह जाएगा, पूरी तरीके से वह न्यूट्रल हो जाएगा। इसी कारण से उसको सामान्य लवण कहते हैं, ठीक है। एक होता है एसिडिक साल्ट। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक बेस होता है, यानी कि एक प्रबल अम्ल रहेगा और एक दुर्बल क्षार रहेगा। तो जब प्रबल अम्ल का रिएक्शन दुर्बल क्षार के साथ कराएंगे तो क्या होगा, जो प्रबल वाला होगा वो अपना प्रॉपर्टी जल्दी छोड़ना नहीं चाहेगा, यानी कि उसमें से जो है प्रबल अम्ल में से हाइड्रोजन प्लस आयन अलग तो होगा, लेकिन कुछ कुछ अम्ल उसमें कुछ कुछ प्लस H+ आयन जो है बच जाएगा, जिस कारण से जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद भी जो एक साल्ट बनेगा उसमें थोड़ा अम्ल की प्रवृत्ति रह जाती है। इसी कारण से उस लवण को एसिडिक साल्ट कहते हैं, यानी कि अम्लीय लवण कहते हैं, ठीक है। एक होता है बेसिक साल्ट, यानी कि क्षारीय लवण। देखिए क्षारीय लवण बिल्कुल बिल्कुल उसी प्रकार, नीचे भी यह भी उसी प्रकार से होता है। कैसे, इसमें क्या होता है कि क्षारीय लवण कैसे निर्मित होता है, देखिए क्षारीय लवण कैसे निर्मित होगा। एक होगा स्ट्रॉन्ग बेस, मजबूत क्षार यानी प्रबल क्षार, और एक होगा वीक एसिड यानी कि दुर्बल क्षार। तो वीक एसिडवा जब जाकर के लड़ेगा प्रबल क्षारवा से, तो थोड़ा सा ही उसमें से हाइड्रोक्साइड निकालने का प्रयास करेगा, तो कुछ ही हाइड्रोक्साइड को बाहर निकाल पाएगा, कुछ इसमें रह जाएगा। इस कारण से जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो एक साल्ट बनेगा, एक लवण बनेगा, उसमें OH- आयन की मात्रा उसमें रह जाती है, यानी कि हाइड्रोक्साइड की मात्रा उसमें रह जाती है, जिस कारण से जो साल्ट बनता है वो क्षारीय प्रवृत्ति वाला हो जाता है। तो इसलिए उसको जो है क्षारीय लवण कहते हैं, यानी कि बेसिक साल्ट कहते हैं, ठीक है, समझ चुके हैं। एक होता है डबल साल्ट। देखिए डबल साल्ट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विक लवण। इसमें क्या किया जाता है, 1 मोल एसिड लिया जाता है, 1 मोल बेस लिया जाता है, ठीक है, और उन दोनों का द्रव्यमान नाप लिया जाता है कि इन दोनों का द्रव्यमान क्या है, ठीक है। दोनों का द्रव्यमान नापने के बाद उनको आपस में मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद क्या किया जाता है, खूब बढ़िया से फेंट दिया जाता है, घोल दिया जाता है। घोलने के बाद थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो जब सिकुड़ता है, सूख जाता है, कड़े टाइट बन करके एक मतलब कि ठोस बना लेता है। क्यों, क्योंकि जब ये सूखता है ना, तो जो वाष्प के कण होते हैं तो निकल जाते हैं, फिर इसके बाद से एक दूसरे के अंतरावकाश अणुओं के बीच मतलब खाली जो स्पेस होता है, दो अणुओं के बीच खाली स्पेस होता है, आपस में एक दूसरे में भर जाते हैं, ढुक जाते हैं, एक दूसरे में चिपक करके बैठ जाते हैं, और जब सूखता है तो कड़ेर एक ठोस के रूप में तैयार हो जाता है। इसी को द्विक लवण बोलते हैं। जैसे कि फिटकिरी का भी निर्माण उसी प्रकार से होता है। हम अलग वीडियो बनाएंगे फिटकिरी कैसे निर्मित होता है। फिर उसके बाद से एक और मोहर लवण होता है, जिसको फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं। यह भी द्विक लवण के क्या है, उदाहरण है। तो इसमें क्या किया जाता है, 2 लवणों को 1-1 मोल लेकर के द्रव्यमान नाप करके उसी द्रव्यमान में उन दोनों को मिला करके क्या कर दे, घोल के सुखा दिया जाता है। तो जो कौड़ेर एक टाइट मतलब कि एक ठोस बनता है, उसी को द्विक लवण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से होता है संकर लवण, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट। उसमें क्या होता है कि ये 2 या 2 से अधिक तत्व जो होते हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बना करके एक साल्ट तैयार करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की खींचातानी होती है। कोई इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है, कोई एकदम कॉम्प्लेक्स जटिलता से उसका निर्माण होता है, उसे कॉम्प्लेक्स लवण बोलते हैं। ये इसके विषय में आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। और एक होता है मिक्स्ड लवण, जिसमें 3 या 4-5 लवण एक में मिलाकर बस खाली मिश्रण तैयार कर दिया जाए, उसको मिक्स्ड लवण कहते हैं, ठीक है। तो बस केवल इसके विषय में आप लोगों को परिचय कराना था, हमने परिचय करा दिया। अब चलिए आप लोगों को केवल कुछ विशेष लवणों का निर्माण कैसे होता है, केवल यही आप लोगों को क्या करना है, NCERT ने दिया है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। चलिए कुछ विशेष लवणों का निर्माण कैसे होता है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलिए अब हम कुछ विशेष लवणों के निर्माण और उनके उपयोग के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड यानी नमक के विषय में। देखिए नमक का निर्माण कैसे होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, इन्हीं के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया से हमें यह NaCl वाला लवण बनकर तैयार होता है, ठीक है। अब देखिए ये होता कैसा है। तो यह सफेद रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। जब ध्यान से देखेंगे तो सफेद रंग का दिखाई देगा, और बाहरी से देखेंगे आंख फाड़ करके तो एक एक कण जो है क्रिस्टल के रूप में होंगे, ठीक है। उसके बाद से इसका जलीय विलयन जो होता है, जलीय विलयन में ये आयनित हो जाता है, यानी जब इसको जल में घोलते हैं तो यह जो है आयनों के रूप में अलग हो जाएगा, यानी कि प्लस वाला आयन अलग हो जाएगा और माइनस वाला आयन अलग हो जाएगा, जिस कारण से यह विद्युत का सुचालक भी हो जाता है। जब इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे
तो क्या होने लगेंगे, प्लस वाले एक तरफ भागने लगेंगे, माइनस वाले एक तरफ भागने लगेंगे, एक तरह से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, एक तरह से विद्युत धारा स्थापित हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बहने लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इनका एक कोष विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके यूज के विषय में कि यह कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो देखो बबुआ, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि खाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अरे भाई, नमक का खाते हो कि नहीं खाते हो? बिल्कुल खाते हो। दूसरा बात, बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा अभी आगे पढ़ने वाले हैं, उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा, जो सर्फ वर्फ इस्तेमाल करते हैं ना, डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ा साफ करने वाला, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, हाँ ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। फिर क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, अभी पढ़ेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है। इसमें भी सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब समझते हैं कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। यह चीज क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए एक कंटेनर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कंटेनर, और उसमें क्या डालते हैं, ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड का सेचुरेटेड फॉर्म। कैसे, क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड को पानी में खूब घोला जाता है, खूब घोला जाता है, इतना घोला जाता है कि अब उसके बाद घोलना बंद हो जाए। क्या हो जाए, घुलना बंद हो जाए। तो वही सोडियम क्लोराइड का सेचुरेटेड एक्वस वाला फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो उस जो मान लीजिए किसी पानी में घोल दिया, खूब घुल गया है, अब उसको सेचुरेटेड फॉर्म को क्या करेंगे, इसमें उड़ेल देंगे। उड़ेलने के बाद जो है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। किसके द्वारा, तो एक बैटरी के द्वारा। बैटरी के द्वारा दो इलेक्ट्रोड को उस कंटेनर में डुबा देंगे। इलेक्ट्रोड जल दरअसल क्या होता है, दो धातु के छड़ होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं एनोड, प्लस वाले को बोलते हैं एनोड। देखिए यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, इसको बोलते हैं एनोड, और माइनस वाले को बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो जब बैटरी से जोड़ करके इस इलेक्ट्रोड में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब इसमें आएगा, ध्यान दीजिए, इसमें हमने सेचुरेटेड फॉर्म डाल दिया है सोडियम क्लोराइड और H2O का। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड तुरंत, जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता है, तो ये टूट करके एक प्लस में आयन में हो जाएगा और एक माइनस में आयन में हो जाएगा। ये दोनों अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद से H2O भी क्या हो जाएगा, पानी जो होता है, ये भी H प्लस आयन और OH माइनस आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखिए हमने तोड़ दिया। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, अब देखिए प्लस वाले भागेंगे माइनस वाले की तरफ। ठीक है, प्लस वाले किसकी तरफ भागेंगे, माइनस वाले की तरफ, और माइनस वाले भागेंगे जो है प्लस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। यह जो है प्लस वाला यानी एनोड है, तो इधर की तरफ भागेंगे माइनस वाले, और यह जो कैथोड है माइनस वाला है, इसकी तरफ भागेंगे प्लस वाले। तो प्लस वाले कौन कौन है, सोडियम। तो जैसे ही सोडियम इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, उसके बाद से क्लोरीन जो है, हाँ, उसके बाद से हाइड्रोक्साइड किसकी तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड जैसे ये अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो जैसे ये अलग होते हैं, और सोडियम और क्लोरीन जैसे ये अलग होते हैं, तो सोडियम हमेशा जो है, जैसे ही विद्युत प्रवाहित जब तक हो रहा है, तो उस समय जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन ये क्या होंगे, आपस में बेचैन होकर के गैस बनेंगे। क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करोगी तो गर्मी के कारण जो है सबसे ज़्यादा अगर बेचैन कोई होता है तो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। क्योंकि इनका जो है अगर सेचुरेटेड फॉर्म देखा जाए तो गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो जब गर्मी विद्युत प्रवाहित करते हैं थोड़ा उष्मा होता है, तो ये क्या करेंगे, तुरंत जो है गैस बन के हाइड्रोजन रूप में, हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, देखिए ये प्लस की तरफ भाग रहे हैं, भाग तो रहे हैं, लेकिन गर्मी के कारण जो है इस पर चिपकेंगे नहीं। चिपकना तो चाहेंगे, अगर थोड़ा सा जैसे ज्यादा उष्मा प्रवाहित न हो तब, ज्यादा मतलब उष्मा बढ़े न तब इस पर चिपकेंगे। लेकिन जो है इसकी तरफ ये H प्लस आयन जो है या कैथोड की तरफ भागेंगे, ठीक है, उस पर चिपकने के लिए। लेकिन इतना उष्मा बढ़ जाएगा कि ये गैस बनकर तुरंत बाहर निकलने लगेंगे। उसी प्रकार जो है उसी प्रकार क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन भी जब इस पर चिपकना चाहेगा, एनोड पर चिपकना चाहेगा, लेकिन गर्मी बढ़ने के कारण ये भी गैस बन के भाप बन के उड़ने लगेगा। तो भाप बन के जो है एक रास्ते से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो बच जाता है सोडियम और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, ये तो गैस बनेगा नहीं जल्दी, क्योंकि यह जो होता है ये गैस रूप में कभी भी हाइड्रोक्साइड को देखा नहीं जाता है। ठीक है, तब ये क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ जाएगा और उसी में अवक्षेप के रूप में बने रहेंगे। अवक्षेप के रूप में क्या रहेंगे, एक तरह से प्रेसिपिटेट के रूप में, लिक्विड अवस्था में रहेंगे, लेकिन ये गैस नहीं बन सकते। सोडियम एक धातु होता है, ठीक है, तो ये गैस नहीं बन सकता है। इसलिए हाइड्रोक्साइड को अपने साथ क्या पकड़ लेगा और उसी में क्या हो जाएगा, लेके बैठ जाएगा। ठीक है,
तो जब उसके बाद से जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है तब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो बन गया। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करना बंद कर दिया जाता है। उसके बाद से सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस मार्ग से क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो यही है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, यानी कि विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा क्लोर अल्कली प्रोसेस। यही है विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस तैयार कर लेते हैं तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, यानी कि क्लोर क्षार प्रक्रिया। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट लवण को समझते हैं। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस से हमें जो है क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये जान लेते हैं कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, क्लोरीन गैस का उपयोग जो है वह वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट का मतलब पानी को शुद्ध करने में, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो जाकर के कीटाणुओं को मार देता है। ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्विमिंग पूल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ के कीटाणुओं को मारने के लिए, ताकि पानी स्वच्छ हो जाए। ठीक है, उसके बाद से ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है, अभी आगे जानेंगे। ठीक है, उसके बाद CFCS एक नाम का मेडिसिन होता है, एक दवाई होता है। ठीक है, उसमें भी इसका इस्तेमाल यूज किया जाता है। ठीक है, आइए हाइड्रोजन गैस के बारे में जानते हैं। देखिए, हाइड्रोजन गैस को एक तरीके से फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि भविष्य में जो है जब पेट्रोल डीजल समाप्त हो जाएगा तो इसी को ही हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी भी यह होता है, रॉकेट में इसका यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। ठीक है, मार्जिन एक तरह से यह कहा जाए कि ये ह्यूमन के द्वारा बनाया जाने वाला एक मक्खन, कृत्रिम मक्खन होता है। इसको जो है पेड़ पौधों, प्लांट से ऑयल ले करके उसका जो है बढ़िया तरीके से फ्रेशिंग व्रेशिंग करके क्या करते हैं, पाम ऑयल जिसको कह सकते हैं। तो प्लांट से जितने भी ऑयल मिलते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया या फिर सूरजमुखी के बीज से तेल निकल गया, उन सबको मिला करके एक मक्खन तैयार किया जाता है, जिसको मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन बनाने में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अमोनिया गैस बनाने के लिए, अमोनिया बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अमोनिया का यूज जो है हम लोग एक फर्टिलाइजर, एक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो अमोनिया बिना हाइड्रोजन का बनबे नहीं करेगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जान लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पेपर का मतलब जहाँ पर कागज वगज बनता है, ठीक है, वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्यों? तो ताकि लुगदी बनाने में जो कचरा वचड़ा है उसको साफ कर सके सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सटाइल मतलब फाइबर, रेसे वैसे जो हो गए, उसमें भी कपड़ा वपड़ा जब एक से मिलाते हैं तो गंदगी कचरा ज़्यादा हो जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला करके उसे साफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें यूज किया जाता है। साबुन बनाने में और वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, जो अभी जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कुछ लवणों के और उसके फॉर्मेशन के विषय में। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए ध्यान से, शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल देंगे तो बुझा हुआ चूना तैयार हो जाता है। ये जो एक्वस तैयार होता है उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। फिर उसको थोड़ा सा सुखा देंगे, थोड़ा पानी उसमें से ज़्यादा से निकल जाएगा तो वो सूख करके भुरभुरा, जब नमी प्रकार मैंने भुरभुरा हो जाए, जिसमें थोड़ा नमी रहे, तो वैसे मतलब कि चूने को बोलेंगे बुझा हुआ चूना। ठीक है, थोड़ा उसमें नमी रहना चाहिए, भुरभुरा होना चाहिए। उसमें अगर हम लोग क्लोरीन गैस लगातार प्रवाहित करेंगे, एक हैमर विधि होता है जो अब पढ़ाया नहीं जा रहा है आप लोगों को, नहीं तो वो भी हम समझा देते। तो हैमर विधि के द्वारा, चलिए उसको छोड़िए, हैमर विधि क्या बोले हम। तो शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस जब लगातार प्रवाहित करते जाते हैं तब जाकर के हमें ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। आइए जानते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, इसका यूज विरंजक के रूप में किया जाता है, यानी रंग उड़ाने के लिए। किसी कपड़े में अगर कोई कपड़ा या कागज में रंग उड़ाना है तो उसमें डाल देंगे तो उसका रंग भी गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसीलिए इसका उपयोग पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, जहाँ पर कपड़ा बनता है, कागज वगज बनता है। तो कपड़ा और कागज का रंग उड़ाना होता है, स्याही उड़ाना होता है ना, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं और घोल के बढ़िया धो धा देते हैं, उसमें से रंग उड़ जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, क्योंकि जब पानी में डालते हैं तो क्लोरीन गैस निकलता है और ऑक्सीकरण की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि जो है वो आगे जानेंगे जब आप रिएक्शन ज़्यादा पढ़ोगे तो किस तरीके से ऑक्सीकरण कई प्रकार का होता है। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी ऑक्सीकरण किया कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीकरण की मात्रा को यह बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एक लवण के विषय में जान लेते हैं। तो चलिए अब लोग समझते हैं हम लोग कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, यह भी एक प्रकार का लवण होता है, साल्ट होता है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा। इसका निर्माण यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण जो है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस का जल के साथ मिला करके रिएक्शन कराने से तैयार होता है। ठीक है, इसका बड़ी लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन शॉर्टकट में समझ लीजिए
कि सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए जब बीच में हाइड्रोजन ढुक जाता है तो सोडियम उसके लिए उसको बाई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस जल के साथ मिल करके रिएक्शन कर लेते हैं, तब बनता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये तो 7 प्रोसेस में लिख दिया गया है, नहीं तो इसका बड़ी लंबा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आ जानते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए, तो सबसे पहले खाने में इसका यूज किया जाता है रिलीविंग फूड को करने में। रिलीविंग फूड का मतलब क्या होता है, भोजन को फुलाने के लिए। पकौड़े में डाल देते हैं, पकौड़ा फूल के बड़ा हो जाता है। समोसे में डाल देंगे, समोसा फूल के बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए पुआ बना रही है मम्मी, तो उसमें अगर बेकिंग सोडा मिला देंगे, खाने का सोडा, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं, इसको बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो जब इसको खाने में मिला देते हैं तो खाना चीज क्या होता है, फूल जाता है। रोटी में मिला देते हैं, जैसे पावरोटी देख रहे हो ना, कैसे फूला फूला होता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया गया था तो फूल जाता है। तो इसका यूज होता है खाने में, यानी कि रिलीविंग फूड। रिलीविंग फूड का मतलब भोजन को फुलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्यों, थोड़ा थोड़ा इसमें क्षारीय गुण होता है, ठीक है। जब इसको जो है खाएंगे तो अम्ल से रिएक्शन करके यह केवल न्यूट्रल कर देगा, इसी कारण से हमारा पेट आराम हो जाता है, गैस एसिडिटी खत्म हो जाता है। इसका यूज जो है धावन सोडा बनाने में किया जाता है। धावन सोडा का मतलब धोने का सोडा, कपड़ा धोने वाला, जैसे वॉशिंग पाउडर, वो बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और इग्निसाइंट मशीन यानी कि अग्निशामक यंत्र बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आग को बुझाने का यंत्र जो होता है ना, उसको भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। अभी पढ़ेंगे उसको, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यह है अग्निशामक यंत्र यानी इग्निशन मशीन, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, देखिए बेसिकली एक लोहे का बहुत बड़ा सिलेंडर होता है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ घोल करके भर दिया जाता है, ठीक है। और उसके आगे सबसे ऊपर देखेंगे तो एक नोजल बना होता है, इसको बोलते हैं नोजल। नोजल मतलब क्या, नाक उसका, ठीक है, नोजल होता है। अब क्या किया जाता है कि इस नोजल के सहारे ही एक कांच की पतली छड़ होती है, जिसको एक पतली सी परखनली में सल्फ्यूरिक अम्ल भर करके उससे क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिए, यह जो पतला सा एक छड़ आ रहा है, यह भी कांच का बना होता है। और ये पूरा का पूरा ये जो टेस्ट ट्यूब होता है यानी परखनली, इसमें जो है यह भी कांच का बना होता है, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को भरा गया होता है। तो देखिए, जब भी कहीं पर आग लगता है तो क्या किया जाता है, इस नोजल को प्रेस कर दिया जाता है या उठा करके ऐसे पटक दिया जाता है, तो यह कांच जो होता है यह टूट जाता है। कांच जैसे ही टूटता है तो पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाता है, किसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्वस में। जैसे ही उसमें गिर जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है। तो जब रिएक्शन होता है तो सोडियम बाइसल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए जो है एक तरीके से जो है इनके रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करके अग्निशामक यंत्र के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज एक और क्या हुआ, अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, इसमें घोल दिया जाता है पानी के साथ, और सल्फ्यूरिक एसिड वाला एक कांच का छड़ होता है, जिसको भी अग्निशामक यंत्र में क्या कर दिया जाता है, लगाया गया होता है, सीट किया जाता है। जब पटकते हैं तो इन दोनों का रिएक्शन हो जाता है, जिससे सोडियम बाइसल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही क्या करता है, आपको बुझाने का काम करता है। समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट का अभी एक प्रकार का क्या है, यूज है। अब एक लास्ट एक लवण बचा है, जिसके विषय में पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। उसके बाद से हम पीएच पैमाना, पीएच स्केल के लिए एक अलग वीडियो आप लोग को डालेंगे, जिसमें पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच स्केल क्या है, पीएच मान क्या है, और यूनिवर्सल जो हमारा एक तरीके से जो सार्वत्रिक सूचक है उसके विषय में नहीं बताए थे, जो उसी से रिलेटेड था। हम कहे थे कि बाद में इसको बतलाएंगे, जो उसी वीडियो में आप लोगों को क्या होगा, मिलेगा। तो चलिए, इन दो लवणों को समझने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसी सोडियम कार्बोनेट को थोड़ा सा हाइड्रेट कर दे, थोड़ा पानी इसमें डाल, मतलब नमी इसमें डाल दें, तो जो बन जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसी को हम लोग धावन सोडा या धोने का सोडा भी कह सकते हैं। इसी को भी हम लोग धावन सोडा भी, इसको भी धावन सोडा कह सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या हो जाता है, वॉशिंग सोडा कब कहलाएगा, जब इसमें थोड़ा सा नमी आ जाएगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा अरे जल की मात्रा इसके साथ थोड़ा जुड़ जाए, नहीं तो इसको भी धावन सोडा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा कठोर होता है, सूखा सूखा रहता है, ठीक है। बस थोड़ा सा हाइड्रेटेड फॉर्म हो जाता है, थोड़ा नमी आ जाता है। देखिएगा आप सर्फ चेक करके थोड़ा टो करके देखेंगे ना, टच करके, थोड़ा नमी उसमें रहेगा। तो जब हाइड्रेटेड फॉर्म हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, तो इसी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को ही धावन सोडा यानी धोने का सोडा भी कहते हैं। और इसका इस्तेमाल आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, कपड़ा धोने में किया जाता है, फैक्ट्रियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ा की गंदगी को साफ करने के लिए, पेपर यानी कागज वगज की गंदगी को भी साफ करने के लिए, घर के टाइल की सफाई करने में, धुलाई उलाई करने में इसका बेहतरीन तरीके से क्या किया जाता है, धावन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। निर्मित कैसे होता है,
तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल जाता है बढ़िया तरीके से, केवल बच जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी को धावन सोडा कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं, एक होता है कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। देखिए कैसे जब जिप्सम कहेंगे, जिप्सम जब कैल्शियम सल्फेट 2H2O यानी कि जल के 2 अणुओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं बबुआ? जिप्सम। तो जब इसको गर्म कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे, ये तो हाइड्रेटेड फॉर्म में, थोड़ा इसमें नमी है, जिप्सम में अभी क्या है, नमी है। कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं जिप्सम, इसमें थोड़ा सा नमी है। क्यों नमी है? क्योंकि जल के अणु इसके साथ दो जल का अणु क्या हुआ है, एक अणु के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा हाइड्रेटेड फॉर्म में है। जब इसको गर्म, इसका मतलब इसको पढ़ते हैं डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना। तो जब इसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का निर्माण होगा। देखिए जब हाफ H2O इसके साथ जुड़ जाता है तो हाफ को पढ़ते हैं हेमी। क्या पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में? हेमी कहते हैं। यह कैल्शियम सल्फेट हेमी, मतलब कैल्शियम सल्फेट का ये क्या है, फार्मूला है, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हाफ के लिए हेमी, यह हो गया कैल्शियम हेमी सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, इतना मैंने बोलने के बाद भी कंफ्यूज हो गए हम भी। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब देखिए ये क्या करता है, देखिए इसको हम लोग पीओपी भी बोलते हैं। पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका इस्तेमाल जब हाथ पैर टूट जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में किया जाता है। प्लास्टरा करने में जो है जिसका यूज किया जाता है उसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि जिप्सम ही होता है। और बना कैसे होता है, तो कैल्शियम सल्फेट वाला जो हाइड्रेटेड फॉर्म है जिप्सम, इस पूरे को बोलते हैं जिप्सम। इसी को थोड़ा गर्म करके बना दिया जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो तब जाकर के यह पीओपी कहलाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, हाथ पैर जब टूट जाता है तो प्लास्टर ऑफ करने में, मूर्तियाँ बनाने में भी जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। हम लोग पढ़ चुके हैं सभी लवणों के विषय में, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बस क्या करना है, बस जिप्सम को गर्म कर देना है तो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, इसका इस्तेमाल पीओपी के रूप में किया जाता है, यानी मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब आराम से रहिएगा, मिठाई उठाई खाइएगा और मौज बनाइएगा। हमारा चैप्टर हो गया ये समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।